नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कार्ल मार्क्स के विचारों का व्यवस्थित अध्ययन प्रारंभ करेंगे और सबसे पहले यह देखने का प्रयास करेंगे कि मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है क्यों। वस्तुतः कार्ल मार्क्स आधुनिक युग के ऐसे विचारक हैं जिन्होंने न केवल समाजवाद का क्रमबद्ध प्रतिपादन किया वरन उन आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले नियमों की खोज भी की थी। उनके दो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, दास कैपिटल तथा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इन ग्रंथों को समाजवादी व्यवस्था को लाने वाले नियमों की खान कहा जाता है। कार्ल मार्क्स यद्यपि समाजवाद के बारे में चिंतन करने वाले कोई मौलिक विचारक नहीं है। मार्क्स से पहले भी अनेक ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने समाजवाद के बारे में बहुत गंभीर चिंतन किया था, किंतु मार्क्स से पहले जितने भी विचारक हुए हैं उन्हें कल्पनावादी समाजवादियों के नाम से जाना जाता है। स्वप्नलोकीय समाजवादी, यूटोपियन समाजवादी। ये जो समाजवादी हैं इनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन, प्रूधों, चार्ल्स फूरियर, लुई ब्लॉ। रॉबर्ट ओवन का ये कहना था कि पूंजीवादी व्यवस्था जो कि औद्योगिक व्यवस्था पर आधारित होती है उसे प्रतिस्पर्धात्मक के बजाय सहयोगी बनाया जाना चाहिए। ओवन को ये विचार था कि यदि उद्योग धंधों में मजदूरों और पूंजीपतियों के मध्य किसी प्रकार यदि सहयोग का वातावरण स्थापित कर दें तो पूंजीवाद के स्थान पर समाजवाद की स्थापना हो जाएगी। इसी प्रकार से प्रूधों का ये कहना था कि सारी संपत्ति चोरी है, इसलिए संपत्ति का निर्माण व्यक्तिगत आधार पर नहीं होना चाहिए। सेंट साइमन ने भी मार्क्स की तरह वर्ग संघर्ष की बात की थी, किंतु इस वर्ग संघर्ष को कैसे रोका जा सकता है इसके बारे में कोई विचार नहीं किया था। इस प्रकार से जैसा कि वेपर ने कहा है कि इन यूटोपियन समाजवादियों ने सुंदर गुलाबों के सपने तो देखे, किंतु गुलाब उगाने के लिए उन्होंने जमीन तैयार नहीं की। इन सभी समाजवादियों ने पूंजीवाद के जो परिणाम हैं उसकी शोषण की प्रवृत्ति के कारण मजदूरों की जो दुर्दशा हुई है उसका उन्होंने चित्रण किया था और पूंजीवाद के दुष्परिणामों को उन्होंने खुलकर के उजागर भी किया था। किंतु समाजवाद कैसे आ सकता है इसके बारे में, यानी कि प्रश्न का जो दूसरा छोर है उसके बारे में इन्होंने कोई भी चिंतन नहीं किया था और इसीलिए इन समाजवादियों को कल्पनावादी समाजवादी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ऐसा प्रथम वैज्ञानिक हुआ जिसने समाजवाद के समस्त पूर्व के जो विचारक थे उनके विचारों का अध्ययन भी किया, पूंजीवाद के इतिहास का अध्ययन भी किया, मानव जाति के इतिहास का अध्ययन किया और उन सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन भी किया और अपने गहन अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि पूंजीवाद को समाप्त करके उसके स्थान पर समाजवाद को लाया जा सकता है। टेलर ने जो वैज्ञानिक समाजवाद में जो वैज्ञानिक शब्द है उसकी व्याख्या करते हुए ये कहा है कि मार्क्सवाद में सामाजिक परिवर्तन करने वाली
शक्तियों की व्याख्या ही उसे वैज्ञानिकता प्रदान करती है। अर्थात कल्पनावादी समाजवादियों ने सामाजिक परिवर्तन को कैसे संभव किया जा सकता है इस पर विचार नहीं किया था, किंतु मार्क्स का केंद्रीय जो विचार है वो यही था कि वर्तमान व्यवस्था को कैसे बदला जाए और एक वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना कैसे की जाए। इसीलिए मार्क्स न केवल एक विचारक की भांति एक सिद्धांतवेत्ता की तरह दार्शनिक दृष्टिकोण से विचार करता है, किंतु मार्क्स पूंजीवाद की समाप्ति के लिए व्यावहारिक उपाय भी करता है। 1864 में मार्क्स की प्रेरणा से ही दुनिया के मजदूरों को एक करने के दृष्टिकोण से प्रथम इंटरनेशनल का आयोजन किया गया। यह जो फर्स्ट इंटरनेशनल था, इस फर्स्ट इंटरनेशनल के आयोजन में मार्क्स की पहली जो है वो महती भूमिका थी और यह सर्वहारा आंदोलन को एक दिशा देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। दास कैपिटल में मार्क्स यह कहते हैं कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। इस प्रकार से मार्क्स वो वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत करता है जिसके द्वारा पूंजीवाद का खात्मा होगा और समाजवाद की नए सिरे से स्थापना होगी। अपने ग्रंथ दास कैपिटल के प्रथम खंड के जो 32वां अध्याय है, उस अध्याय में पूंजीवाद की संचयी प्रवृत्ति अर्थात पूंजीवाद की एक प्रवृत्ति होती है कि यह निरंतर पूंजी का संचय करता रहता है और मार्क्स इस अध्याय में यह बतलाते हैं कि एक इतिहास के एक निश्चित चरण पर पहुंचकर पूंजीवाद के भीतर से ही एक अंतर्विरोध उत्पन्न होगा और पूंजीवाद अपने भीतर से ही समाजवाद के उदय के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा और पूंजीवाद स्वयं को समाप्त कर देगा। इस प्रकार से कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के अंतर्गत समाजवाद की स्थापना के कारणों का उल्लेख करते हैं और उन नियमों की खोज करते हैं जिनके द्वारा समाजवाद की स्थापना की जा सकेगी। वैज्ञानिक समाजवाद को समझाने की प्रक्रिया में मार्क्स के 4 प्रमुख सिद्धांत सामने आते हैं, या हम इनको इस तरह से देख सकते हैं कि वर्तमान में जो वर्ग संघर्ष कायम है, मानव इतिहास के प्रत्येक चरण में 2 वर्गों का हमेशा से संघर्ष रहा है, एक शोषण करने वाला वर्ग तथा दूसरा जिसका शोषण किया जाता है। इसे ही मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहा है और उसका व्यवस्थित अध्ययन किया है। मार्क्स यह बताता है कि इतिहास के प्रत्येक चरण में 2 वर्गों के बीच में संघर्ष पाया जाता है और इस अंतर्निहित संघर्ष के परिणाम स्वरूप एक नई सामाजिक व्यवस्था का उदय होता है और यह वर्ग संघर्ष पूंजीवाद में भी विद्यमान है। मार्क्स यह बताता है कि यह जो वर्ग संघर्ष है इसका कारण क्या है और उस कारण की खोज मार्क्स अपने अध्ययन में करता है और इस कारण का नाम वह बताता है अतिरिक्त मूल्य में। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को भी यद्यपि मार्क्स पहली बार बताने वाला विचारक नहीं है। इंग्लैंड के जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अतिरिक्त मूल्य की बात पहले ही कर दी थी, किंतु मार्क्स वर्ग संघर्ष के साथ उसको जोड़ते हुए यह बताता है कि वर्ग संघर्ष का मूल कारण अतिरिक्त मूल्य है जो कि पूंजीपति
किसी वस्तु के उत्पादन के परिणाम स्वरूप प्राप्त करता है। इस अतिरिक्त मूल्य पर, अतिरिक्त मूल्य वह मूल्य है जो कि मजदूर के श्रम तथा पूंजीपति को प्राप्त वास्तविक मूल्य के बीच का मूल्य है। इस अतिरिक्त मूल्य पर यद्यपि वास्तविक उत्पादन करने वाले मजदूर का हक होना चाहिए, किंतु पूंजीवादी व्यवस्था में इस अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपति हजम कर जाता है। तो यह जो अतिरिक्त मूल्य है जिस पर वास्तविक हक मजदूर का होना चाहिए, वह पूंजीपति प्राप्त कर लेता है। यही वर्ग संघर्ष का मूल कारण है। इस प्रकार से वर्ग संघर्ष वर्तमान के इतिहास का स्वरूप है और उसका मुख्य कारण है अतिरिक्त मूल्य, जिसका व्यवस्थित अध्ययन करने के परिणाम स्वरूप मार्क्स उसे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहता है। इस अतिरिक्त मूल्य की व्याख्या करने के लिए मार्क्स इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत करता है। अर्थात मार्क्स यह बताता है कि दो वर्गों के संघर्ष में जो अतिरिक्त मूल्य पूंजीपति प्राप्त करता है वो विशेष उत्पादन संबंधों के कारण ही करता है। उसका कारण उत्पादन की शक्तियां होती हैं। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अंतर्गत मार्क्स यह बताने का प्रयास करता है कि यदि आदिम साम्यवादी अवस्था को, यानी कि मनुष्य की बिल्कुल पहले की व्यवस्था को यदि छोड़ दें, उसके परिणाम स्वरूप मानव जाति का जो इतिहास है सभी युगों में वो चाहे अलग अलग नामों से पुकारा जाए, किंतु उनके मूल में उत्पादन संबंध या उत्पादन की शक्तियां ही विद्यमान रहती हैं। इसे इतिहास की आर्थिक व्याख्या भी कहा जाता है और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी कहा जाता है। इस तरह से अतिरिक्त मूल्य को किस प्रकार से प्रत्येक युग में शोषण करने वाले वर्ग ने ही प्राप्त किया है, इसे इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के माध्यम से मार्क्स समझाता है। इतिहास की व्याख्या भौतिकवादी तरीके से ही क्यों होनी चाहिए, या मानव इतिहास में भौतिक या पदार्थ का इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों है, इसकी दार्शनिक व्याख्या मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद नामक सिद्धांत से करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के दर्शन का मूल आधार है। यह जो विश्व इतिहास है, यह जो प्रकृति है, यह किस प्रकार से अपना रूप परिवर्तन करती है, किस प्रकार से मानव समाज अस्तित्व में आता है और मानव समाज का यह जो परिवर्तन है यह जैसा है वैसा क्यों है, इसको समझाने के लिए मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या प्रस्तुत करता है। इस तरह से हम यह देख सकते हैं इस स्क्रीन पर यह जो चित्र है जिसमें हमें एक एरो का निशान दिखाई दे रहा है, यह एरो इस बात को शो करता है कि मार्क्स अपने जो वैज्ञानिक समाजवाद के अंतर्गत व्यवस्थित रूप से विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत करता है और उन सिद्धांतों के आधार पर ही यह बताता है कि मार्क्सवादी साम्यवाद की स्थापना भविष्य में कैसे होगी। अब जो व्याख्या मैंने वर्ग संघर्ष से प्रारंभ की, उसकी यदि हम उल्टी व्याख्या करेंगे तो भी हम इस तथ्य को भली प्रकार से समझ पाएंगे। अर्थात मार्क्स ये कहता है कि इस विश्व की प्रगति का जो स्वरूप है वो द्वंद्वात्मक है और इसका जो आधार है वो पदार्थ है। इसलिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से वह दुनिया के स्वरूप को समझाने की कोशिश करता है और उसके बाद में वह इसी आधार पर मानव इतिहास के अब तक के स्वरूप को समझाता है।
मानव इतिहास में आज तक के स्वरूप में वह यह बताता है कि हर बार जो शोषण करने वाला वर्ग है वो अतिरिक्त मूल्य को गैर कानूनी रूप से अपने पास में रख लेता है। इस प्रकार से अतिरिक्त मूल्य ही वह मूलभूत कारण है जो शोषण को जन्म देता है और इसी अतिरिक्त मूल्य के कारण मानव इतिहास में हमेशा से दो वर्ग बने रहते हैं, उनमें निरंतर संघर्ष चलता रहता है। दो वर्गों के इस संघर्ष के जो वर्तमान अवस्था का नाम है वह पूंजीवादी व्यवस्था है और इस पूंजीवादी व्यवस्था में सर्वहारा का शोषण अधिकतम है, क्रूरतम है और इसीलिए पूंजीवाद इससे अधिक क्रूर अवस्था में न चला जाए, इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य को या सर्वहारा को प्रयास पूर्वक इस पूंजीवाद को समाप्त कर देना चाहिए। हालांकि मार्क्स यह समझाता है कि यदि बिना किसी प्रयास के पूंजीवाद के अंत के बारे में सोचा जाए तो पूंजीवाद का अंत अपने ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया में निश्चित रूप से होगा, लेकिन वह अंत कब होगा इसके बारे में हम निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते। किंतु यदि सर्वहारा वर्ग एक होकर के और वैज्ञानिक नियमों का पालन करते हुए समय से पहले ही एक आंदोलन का स्वरूप यदि ग्रहण कर ले तो पूंजीवाद की वर्तमान व्यवस्था को मनुष्य के प्रयासों से समाप्त किया जा सकता है और नए शोषण रहित साम्यवादी समाज की स्थापना की जा सकती है। तो इस प्रकार से मार्क्स ने जो उसके संपूर्ण अध्ययन का जो निचोड़ है वो इन चार वैज्ञानिक सिद्धांतों में पाया जाता है, जिसका परिणाम मार्क्सवादी साम्यवाद होगा। इसीलिए यह जो व्यवस्थित चिंतन है, इसी व्यवस्थित चिंतन को सामूहिक रूप से एक नाम वैज्ञानिक समाजवाद इसे कहा जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स ही वो प्रथम समाजवादी विचारक हुआ जिसने स्वप्न लोक से समाजवाद को, समाजवादियों को बाहर निकाला और उन्हें प्रयास करने के लिए, कर्म करने के लिए प्रेरित किया। CEM जोड वो विचारक हुए हैं जो ये कहते हैं कि मार्क्स वो प्रथम समाजवादी है जिनके कार्य को वैज्ञानिक कहा जा सकता है, क्योंकि मार्क्स ने केवल उस वांछित समाज का ही चित्रण नहीं किया, उस आदर्श समाज का ही चित्रण नहीं किया जिसकी आवश्यकता है, वरन उन परिस्थितियों का भी विस्तृत वर्णन किया जिसके माध्यम से उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। धन्यवाद।